नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र राजपूत। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज़ में। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी कही जाती है, लेकिन अगर हम मुंबई की चमक दमक की बात करें, अगर हम शॉपिंग मॉल की बात करें, तो जाहिर सी बात है हर चमक दमक के पीछे की एक कहानी होती है। आज हम उसी कहानी के बारे में आपको बताएंगे कि व्यापारी जो मुंबई को एक गति प्रदान करते हैं अपने बिजनेस के जरिए, सरकार को भी फायदा पहुंचाते हैं राजस्व के चलते, टैक्स के चलते। लेकिन अगर हम गोरेगांव वेस्ट की बात करें तो ये बहुत ही चर्चित सिटी सेंटर है और यहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं जिसमें मुंबईकरों की सेवा के लिए बहुत कुछ उपलब्ध है। जाहिर तौर पर व्यापारियों का भी अपना एक दर्द है, उनका भी एक तर्क है, उनकी भी समस्याएं हैं और हम सबसे पहले कुछ चेहरे दिखाएंगे। ये मुंबई में व्यापार से जुड़े हुए लोग हैं, लेकिन आज इनके हम दर्द की बात करेंगे, इनके चर्चे की बात, इनकी जो समस्याएं हैं उसकी बात करेंगे। तो कुल मिलाकर इनका जो दर्द है, इनकी ज़ुबानी हम सुनने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ पर हमारे कैमरामैन शट्टी साहब एक बोर्ड दिखाने की कोशिश करें। अखिल उद्योग व्यापार मंडल यहाँ पर रजिस्टर्ड संस्था है, जिसके तहत बहुत सारे व्यापारियों का जमावड़ा शुरू है। सब इकट्ठा हो रहे हैं और अपनी समस्याओं से लड़ने के लिए एक जिस तरह से मंच की ज़रूरत होती है, उस मंच का एक निर्माण हो चुका है। और इस संस्था के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन कुमार जी हैं हमारे साथ हैं। नितिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो चमक दमक है, इसके पीछे आपको लगता है कि बहुत सारी तकलीफें भी है, बहुत सारा दर्द भी है? व्यापारियों की तकलीफ अगर आपसे पूछी जाए तो आप लगातार उनके बीच रहते हैं, क्या कहेंगे? इस देश में सबसे ज़्यादा किसान और किसान के बाद दूसरा नंबर व्यापारी है। जो इस व्यापारी को सबसे ज़्यादा इस देश में अंदर बिजनेस करने में सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है। इसलिए हमने अखिल उद्योग व्यापार मंडल संगठन का स्थापना की है। पूरे देश में ये संगठन काम कर रहा है। आज सिटी सेंटर में भी कल हमने यहाँ स्थापना की है। हमारे साथ जो सारे व्यापारी भाई खड़े हुए हैं, इनकी सुरक्षा, इनके मान सम्मान की रक्षा करने के लिए ये सारे लोग हमारे संगठन से जुड़े हैं। हम इनको हर संभव मदद करेंगे। अगर हम आपसे जानना चाहेंगे कि व्यापारियों की तकलीफ क्या है, क्योंकि आप तो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस हो, आपकी क्या तकलीफें हैं? हम लोग ज़्यादा प्रॉब्लम ऑनलाइन से हो चुका है आज के टाइम में। ऑनलाइन वाले जो रेट डाल के रखा है, तो हम लोग को कंपनी वाले उतने प्राइस में नहीं देते जितने ऑनलाइन वाले उन लोग 1000-2000 कम में दे देता है। उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होता है हम लोग को। अच्छा, पहले जो कस्टमर आते थे उसमें भी काफ़ी कमी आई है? कमी आई है, बहुत ज़्यादा कमी है। पहले कितनी कमी आई है? सब 80% हम लोग आराम हो गया, 20% बैठे रहते, ऐसा हो गया। आपका नाम बताइए। मेरा नाम जाकिर है। ये जाकिर बहुत अहम बात कह रहे हैं। 80% जो काम कस्टमर आके यहाँ पे करते थे, अब वो ऑनलाइन करते हैं। जाहिर तौर पर इनके पास वक्त इतना ज़्यादा है और 20% काम होता है, तो समझा जा सकता कि इनकी तकलीफ किस कदर है। अगर हम ऑनलाइन की बात करें तो ऑनलाइन ने आज पूरी दुनिया में हलचल मचाने का काम किया है। जाहिर तौर पर अगर हम कुछ मॉल की बात करें तो उनमें जो रौनक हुआ करती थी, आज वो काफ़ी कमती जा रही है। आपको लगता है कि भाई साहब, अपना नाम बताइए। उबैद सैयद। सैयद साहब, भाई ये बताइए कि अभी जो चमक दमक के पीछे जो सन्नाटा है, उसके पीछे क्या वजह मानते हैं आप? मेजर प्रॉब्लम तो ऑनलाइन की वजह से ही हो रहा है। सब में बड़ा प्रॉब्लम जो व्यापारियों को हो रहा है, हम लोगों को, खासतौर पर मोबाइल वाले लोगों को, वो ऑनलाइन की वजह से ही हो रहा है। सब में बड़ा मेजर प्रॉब्लम वही है। और उसके अलावा बहुत सारी दिक्कतें हैं। नितिन भाई के साथ हम लोग जुड़े हैं, तो नितिन भाई हमारी सहायता करेंगे, कुछ सहयोग से कुछ करेंगे, तो यही अपेक्षा हम लोग करते हैं। लेकिन पिछले दिनों एक नारा बहुत चमका था इंडिया में, अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन तो कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे हैं, सिर्फ बुरे ही बुरे दिन दिखाई दे रहे हैं, बस और कुछ नहीं। आपको लगता है कि ये व्यापारियों के बुरे दिन हैं? बहुत ज़्यादा बुरे दिन आए हैं। जैसे नई सरकार बनी ना, जो अपेक्षा रखे थे नई सरकार से अच्छे दिन आएंगे, वो हमें अभी तक दिखे नहीं है और आगे दिखने की उम्मीद भी नहीं है अभी तक तो। अच्छा, इसका कोई उपाय भी तो सोचा होगा, आपके पास तो आइडिया होगा क्या ऐसा? अभी आइडिया जो उद्योग व्यापार मंडल से हम जुड़े हैं, उससे क्या रास्ता निकलता है, उसकी हेल्प के लिए हम लोग साथ में हुए अभी। और भी सारे लोग हैं हमारे साथ। सर, आप बताइए कि अभी जो समस्याएं हैं बहुत ज़्यादा सीरियस होती जा रही हैं, ऑनलाइन की समस्या की बात कर रहे हैं, आपने किस तरह से महसूस किया इन समस्याओं को? देखो, हम अखिल उद्योग व्यापार मंडल की तरफ से हैं और हमने ये संस्था इसलिए बनाई है ताकि हम जितने भी व्यापारी हैं उनकी हम लोग हेल्प कर सकें। आज व्यापारियों को जो है वो अपना सुरक्षा की बात होती है। आज उनको जो अपना गुमास्ता लाइसेंस में तकलीफ़ें आती है। आज वन शॉप जो विंडो होती है कि उनको वहाँ पे जो टेक्निकली उनको जो प्रॉब्लम्स आती है, ग्लिचेस आती हैं, वहाँ पे उन लोग अटकते हैं। और दूसरी बात होती है कि जो इनका जो अंडरवर्ल्ड से जो थ्रेट्स आती हैं, जो काम करने में जो दिक्कतें आती हैं सोसाइटी की तरफ से, कि जो मॉल्स की तरफ से, उनके लिए हम यहाँ पे उनकी सहायता करने के लिए हमने जुड़े हैं। पुलिस से भी कोई शिकायत है आपको? पुलिस से हमें कोई शिकायत नहीं है। अक्सर हमने व्यापारियों के मुंह से सुना है कि बहुत सारी शिकायतें होती हैं, आपको क्या कहना है? पुलिस की भूमिका के बारे में क्या कहेंगे नितिन जी? देखिए, मुंबई जो पुलिस है वो सबसे ज़्यादा व्यापारियों को निशाना बनाती है, चाहे वो मोबाइल की दुकान रहने दो या ज्वेलर्स की दुकान रहने दो, क्योंकि रात दिन 24 घंटे में 18 घंटे हम लोगों का यही काम है व्यापारियों को सेवा करना।
पुलिस क्या करती है कि कोई ज्वेलर्स वाला व्यापारी है, वो ज्वेलर्स बासी न्यू बॉम्बे या थाने से वो पुलिस वाले किसी खबरी को लेके आते हैं और बोलते हैं कि 250 ग्राम सोना हमने यहाँ पे बेचा है ज्वेलर्स की दुकान पे। और जब किसी व्यापारी की दुकान पे अगर पुलिस जाती है तो वहाँ पे 10-20 व्यापारी रहते हैं, आजू बाजू के जो लोग देखते हैं तो वो उसको चोर की निगाह से व्यापारी को देखते हैं। लेकिन ये सब एक षड्यंत्र होता है और व्यापारी को फंसाने का और उससे पैसा हटने की एक चाल होती है। इसके लिए हम लोग मुंबई कमिश्नर से मिल रहे हैं। 15 जनवरी को हमने टाइम लिया है जावेद साहब से। हम चाहते हैं कि वो रिटायर होने से पहले ये व्यापारियों की समस्या को निपटाएंगे। हमने ये मांग रखी है कि कोई भी हमारा व्यापारी, अगर आपके पास शिकायत है, मैं मानता हूँ 20% व्यापारी गलत हो सकता है, 80% व्यापारी सही है, लेकिन वो 20% के चक्कर में 80% के जो लोग पिसते हैं उनके लिए हम लोगों ने मांग की है कि अगर किसी पुलिस स्टेशन में मेरे व्यापारी की कोई भी शिकायत है तो उसके लिए सबसे पहले आप 48 आवर्स का उसको नोटिस भेजें, जिससे कि वो पुलिस स्टेशन में आके अपनी सफाई दे। और अगर आपको लगता है कि वो नहीं आ रहा है तो आप उसके ऊपर कार्रवाई करें। आप डायरेक्ट किसी भी जो व्यापारी है उसकी दुकान पे आप डायरेक्ट जाते हो, उससे काफ़ी तकलीफा होती है और जो व्यापार करने उसके व्यापार का जो धंधा है वो भी चौपट होता है। अगर हम गुमास्ता लाइसेंस की बात करें, उसमें किस तरह की समस्याएं आ रही हैं आज की तारीख में? क्योंकि बीएमसी का भी अपना एक रूल होता है। क्या आपको लगता है कि बीएमसी के अधिकारी जो है वो कोऑपरेट करते हैं आपको? बहुत ज़्यादा। अगर हम लोग के पास जो भी कंप्लेंट ले गए थे गुमास्ता लाइसेंस के लिए, वो कल परसों हम लोग को वो ज़्यादा टाइम लेते हैं, जिसकी वजह से हम लोग गुमास्ता लाइसेंस बनाने में वो ज़्यादा प्रॉब्लम आ ही जाता है। प्रॉब्लम हल नहीं निकल रहा कोई चीज़ का। प्रॉब्लम तो बहुत है, व्यापारी लोग की बहुत प्रॉब्लम है, 100% प्रॉब्लम बोली जा सकती है, लेकिन उसका हल अभी तक कुछ नहीं निकला है अभी हम लोग का। वो अब क्या बताए अभी इसके। आप युवा हैं, आपने अगर हम परेशानियों की बात सुनी होगी, क्योंकि मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है, व्यापारियों का अपना एक योगदान है। क्यों परेशान है व्यापारी, आप क्या सोचते हैं? अपना नाम बताइए। सबसे पहला मैं अपना नाम बताऊंगा, मोहसिन वोरा नाम है मेरा। मैं भी खुद मेरे मॉल में दुकान कैरी करता हूँ, मेरा खुद का है। हमारी लड़ाई ऑनलाइन के खिलाफ है। उन्हें क्या डेली एक्सपेंसेस नहीं रहते, हम यहाँ पे भाड़ा बढ़ते, रेंट बढ़ते, हमारा लाइट का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, बहुत सारे एक्सपेंसेस हमें फेवर करना पड़ता है। वो चीज़ एक्सपेंसिव वो बैर नहीं करते। ऑनलाइन वालों को क्या, सिर्फ माल बेचा भूल गया, उसके बाद में कस्टमर को स्क्रैच गार्ड लगाना होता है, ग्लास स्क्रैच गार्ड लगाना होता है, कुछ भी होता है, एसेसरीज जो भी है वो हमारी दुकान पर आके लगती है। कस्टमर ऑनलाइन से फ़ोन खरीदता है, स्क्रैच गार्ड लगाना हमारे पास आता है। हाँ, बोलता हमने तुम्हारा सैमसंग का फ़ोन खरीदा। अरे भाई, हम किसी भी ब्रांड का फ़ोन खरीदा, हम क्यों आपको सेवा दे? ऑनलाइन वाले से जाके लगवा लो। वजह से बहुत सारी दिक्कतें होती है। सेकंड चीज़, उन्हें कोई एक्सपेंसेस नहीं होते, उन्हें ना लाइट का बिल भरना, उनको तो क्या कंप्यूटर पे डेटा बैकअप डाल दिया, खत्म किया, कस्टमर ने से फ़ोन खरीद लिया। अब ऐसा चीज़ क्या होता है कि 30 डेज़ की रिप्लेसमेंट वारंटी दे देते हैं, जो कि दूसरे कोई ब्रांड में से मिलता नहीं है, कोई भी ब्रांड नहीं रहता है। उन्हें क्या 30 डेज़ का रिप्लेसमेंट गारंटी रहता है, ताकि वो कस्टमर वहाँ से खींच ले। हमें वॉकिंग्स नहीं मिलती है। कस्टमर की एंट्री होगी तो ही तो हम फ़ोन बेचेंगे, वरना तो हमारा व्यापार होगा नहीं। हमारे जेब के भाड़े भरते हैं, हमारे डेली एक्सपेंसेस होते हैं, लाइट का भाड़ा, छोकरी की पगार, सारी चीज़ हमें देखना पड़ता है। ये सारी चीज़ें एक्सपेंसेस ऑनलाइन को नहीं देखना पड़ता है। ये अगर हम सुरक्षा की बात करें तो क्या आपको लगता है कि आप सुरक्षित हैं, या वहाँ भी कुछ ना कुछ कमी महसूस करते हैं? कमी इन सेंस ऐसा होता है कि हमें कस्टमर फेस नहीं कर पाते। कस्टमर क्या, घर पे बैठा कंप्यूटर से ऑनलाइन गया, जाके उसने फ़ोन खरीद लिया। दिक्कतें हमें ये आती है कि कस्टमर हमारे पास पहुँचता ही नहीं है। ऑनलाइन से फ़ोन खरीदा, सर्विसेज हमारे लेने पास आता है, भाई इसमें ये डाउनलोड नहीं आ रहा, वो डाउनलोड नहीं आ रहा, डाउनलोडिंग हम करते। ऑनलाइन वाला कोई सर्विस देता नहीं है और कस्टमर वहीं से खींचा चले जाता है। वो 200-500 कम में फ़ोन बेच डालता है, 200-500 को ज़्यादा कि कस्टमर हमारे पास आता ही नहीं है, कस्टमर हमारे तक पहुँचता ही नहीं है। कस्टमर अगर किसी दुकान तक नहीं पहुंचता तो दुकानदार की जो तकलीफ है बखूबी समझी जा सकती है। लेकिन अगर हम सरकारी इच्छा शक्ति की बात करें तो बहुत सारे विभाग बनाए हुए हैं, समन्वय समिति बनाई गई है। नितिन जी, आपको लगता है कि वाकई अब व्यापारियों के और सरकार के बीच एक ऐसा मंच बनना चाहिए जिसमें व्यापारियों की समस्याओं पर खुलकर चर्चा हो? ये जो मंच अखिल उद्योग व्यापार मंडल जो बना है, ये व्यापारी और सरकार के बीच और अधिकारी के बीच में हमने बनाया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम जितने अधिकारी और व्यापारी और अधिकारी एक दोनों साथ में रहेंगे उतना व्यापारियों की समस्या बहुत कम होगी। इसलिए ये संगठन का हम लोगों ने यहाँ पर हम लोगों ने आयोजन किया है। और जो आपने गुमस्ता वाला मसला उठाया था, मुंबई के अंदर 1 लाख गुमस्ता लाइसेंस ऐसे ही पड़े हुए हैं व्यापारियों के। इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो बीएमसी का नुकसान हो रहा है, क्योंकि 1680 रुपये में एक लाइसेंस बनता है। आज 6-6, 8-8 महीने हो गए व्यापारियों ने एप्लीकेशन किया हुआ है, लेकिन उनको अभी तक गुमस्ता लाइसेंस नहीं मिले हैं। जो गुमस्ता लाइसेंस के जो अधिकारी लोग हैं वो रिश्वत लेने के चक्कर में कभी सर्वे करने आते नहीं, कुछ करने आते नहीं। वो चाहते कि व्यापारी उनकी टेबल पे आए, 2-5 हज़ार रुपये दे और लाइसेंस बने। तो 15 जनवरी को हम लोगों ने एक मांग रखी है, मेयर का टाइम मिला है मुझे, कि हम लोग मुंबई के अंदर जो 1 लाख लाइसेंस हैं वो हम लोग व्यापार मंडल की तरफ से मांग की है कि 1 लाख लाइसेंस को 15 दिन के अंदर निपटाना चाहिए, या जो नहीं बनने वाले उनको निरस्त करना चाहिए। और 20 जनवरी से जो मुंबई के अंदर व्यापारी लोग लाइसेंस के लिए इशू करेंगे उसको 10 दिन के अंदर ऑनलाइन देना चाहिए। ऐसी मुंबई मेयर के साथ हमारी बैठक है, उन्होंने 15 तारीख का टाइम दिया। तो मुंबई कमिश्नर और मुंबई मेयर को
हम लोग 15 तारीख को मिलकर इस समस्या से समाधान करने की कोशिश करेंगे व्यापारियों के लिए। अगर हम रिश्वत की बात करें तो रिश्वत की राशि क्या होती है, कितनी राशि मांगते हैं वो? देखिए वो व्यापारी को देखते हैं, अगर गोल्ड का व्यापारी है तो 5,000 भी मांग लेते हैं, मानो कोई उसका डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो 10,000 भी मांग लेते हैं। रिश्वत की कोई नहीं, वो कोई 500 में भी काम कर देता है, लेकिन उनको पैसा टेबल पे चाहिए। और व्यापारी अपनी दुकान से कम टाइम निकाल सकता है, इसलिए वो ज़्यादा उसके पीछे भागता नहीं है। इसलिए मैंने अपने मुंबई के व्यापारी जो हमारे मेंबर है, हमने उनको बोला अगर आपको गुमस्ता लाइसेंस चाहिए तो हमारी संस्था के द्वारा आइए, हम उसका आपको फॉर्म भराएंगे, हमारे लोग जाके बीएमसी में सबमिट करेंगे और हम उसको फॉलो करेंगे। हम चाहते हैं जो व्यापारी हमारे साथ जुड़े, हम उसको सुरक्षा दें, उसको पुलिस या बीएमसी या गुंडे लोग जो भी लोग उनको उत्पीड़न करते हैं, हम उनसे उनको बचाएं। रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है व्यापारियों की तरफ से आपको? बहुत अच्छा मिल रहा है और सारे काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं और जो उनकी समस्या है उनको भी हम लोग रोज़ रात दिन निपटा रहे हैं और हम काम करने में अच्छा लग रहा है हम लोगों को। यानी ऑप्शन बहुत है, ज़रूरत है कि अपनी इच्छा शक्ति को आप प्रवाहित कीजिए, बढ़ाइए और दिखाइए कि वाकई हम आपके लिए काम करना चाहते हैं। और जाहिर तौर पर बहुत सारे लोग हैं जिनके चेहरे बता रहे हैं कि वो खुश नहीं हैं। आप खुश हैं क्या अपने इस धंधे से? क्योंकि लगातार ये बात हो रही है कि ऑनलाइन है या फिर गुमास्ता है, बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन लोगों को लगता है मॉल है, मॉल में काम करते हैं, बहुत माल कमाते होंगे। ये तो बहुत गलत सोच है लोगों की। हमारा बिजनेस पे आज जो इफ़ेक्ट हुआ है ये हम लोग ही जानते हैं, और ऑनलाइन आने की वजह से लोगों के अंदर भी इतनी खलबली मची है, उनके साथ फ्रॉड हो रहे हैं। जैसे कि आप जानते हो कि फ़ोन के कॉपी फ़ोन्स आ गए हैं। ऑनलाइन पे अक्सर ये होता है, लोग कम भाव देखने के बाद कॉपी फ़ोन लेके आ जाते हैं, उसके बाद जब वो रिटर्न करने के इतने प्रोसीजर होते हैं कि वो फ़ोन रिटर्न नहीं कर पाता है। ये रिटेल शॉपिंग से लोगों को ये फ़ायदा होता है कि कोई भी चीज़ में उनको दिक्कत आती है, ऑन द स्पॉट रिटेलर सामने होता है, ऑन द स्पॉट इशू उनकी सेटल हो जाती है, सॉल्व हो जाती है। तो ये ऑनलाइन शॉपिंग जितने लोग भी कर रहे हैं, हमारे पास भी कस्टमर्स आके कंप्लेंट करते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग किए थे, ये लिए वो लिए, लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम हो गई और जब हम फ़ोन देखते हैं तो कॉपी फ़ोन होता है। तो ऑनलाइन में बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं, जिसकी वजह से कस्टमर्स भी नाखुश है, हमारे जैसे रिटेलर्स भी इसलिए नाखुश है क्योंकि उन लोग हम लोग के रेट से कम रेट में वहाँ बेच रहे हैं, क्योंकि उनको कोई एक्सपेंस नहीं है, शॉप का मेंटेनेंस नहीं है, सैलरी नहीं देना किसी की, उनकी ऑनलाइन शॉपिंग बहुत इजी होती है। पिछले दिनों ऑनलाइन शॉपिंग के जरिए एक महिला ने वसई से ऑर्डर दिया था मोबाइल फ़ोन के लिए, लेकिन जब घर पे पार्सल आया, जो कुरियर आया, उसमें बिस्किट का डब्बा निकला था। इस तरह का भी धोखा, इस तरह के भी बहुत से धोखे हो चुके हैं। शिकायत तो आपके यहाँ आते हुए लोग? हमारे पास लोग ऐसे बहुत से आते हैं कि भाई फ़ोन मंगाए थे, उसके बदले घड़ी आ गई, और कोई घड़ी मंगा रहा है उसके बदले लिपस्टिक आ जा रही। तो ये ऑनलाइन फ्रॉड है। ये हम ये चाहते हैं कि ये आपके लेमन न्यूज़ के माध्यम के ज़रिए हम लोगों में ये जागरूकता फैलाना चाहते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग बंद कीजिए, ये सिर्फ फ्रॉड हो रही है। आपको उससे बेटर रहता है रिटेल मार्केट पे जाइए, फिजिकली चीज़ को चेक करने मिलता है, आप चेक करते हो, चेक करने के बाद ठोक बजा के उसका पैसा बार्गेन कर सकते हो, रिटेलर आपसे बार्गेन करता है। ऑनलाइन पे ये सारे ऑप्शन नहीं होते हैं, इसलिए मैं सारे लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऑनलाइन शॉपिंग बंद किया जाए। आपको लगता है कि ऑनलाइन शॉपिंग से ये जो चमक दमक है शॉपिंग मॉल्स की, वो बहुत कम हो गई है? हो गई, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा कम हो गई। ऑनलाइन में क्या होता है, जैसे अलीम भाई ने हमारे बताया कि दाम कम होते हैं मगर चीज़ नकली होती है, डुप्लीकेट चीज़ें बहुत होती है, उसकी वजह से रिटेलर को बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ, लोगों से यही गुजारिश है मेरी, अलीम भाई ने जैसा बताया कि ऑनलाइन शॉपिंग कम कीजिए और रिटेलर लोग से ज़्यादा शॉपिंग कीजिए, तो आपको जेन्युइन और अच्छी चीज़ मिलेगी, और अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो आपको सॉल्व भी कर देंगे वो प्रॉब्लम। तो मेरी यही गुजारिश है कि ऑनलाइन शॉपिंग कम कर दीजिए। आप लोग चूंकि नितिन जी से जुड़े हुए हैं, इस समस्याओं को लेकर कभी बातचीत होती है कि भाई हम लोग मिलजुल कर कुछ ऐसा करें जिससे कोई नया रास्ता निकले? अभी हम लोग ज्वाइन किए नितिन भाई को, अभी जो भी प्रॉब्लम रहेगा हम उनके सामने रखेंगे, जो उनसे हो सकता है, जो हम लोग से हो सकता है, हम लोग करेंगे, सबके लिए करना चाहते हैं। और हमारे जितने व्यापारी भाइयों से गुजारिश है, सिटी सेंटर वाले और जितने भी आउटसाइड वाले से हम लोग से आके जुड़े, जो भी प्रॉब्लम हम लोग को बताए, जो भी रहेगा हम लोग सब सामने होकर फेस करेंगे प्रॉब्लम। ऑनलाइन से जो लोग सामान खरीदते हैं उनको ज़्यादा फायदा होता है, आपको लगता है कि आप लोगों के लिए बड़ी चुनौती है? सबसे बड़ी बात है कि ऑनलाइन से सामान खरीदने वाली हमारी सरकार को चूना लगा रही है। सरकार को किसी भी प्रकार का कोई टैक्स भरा नहीं जाता है। तो आज हमारी इस देश की सरकार क्यों चुप बैठी है, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। सबसे पहले तो हमारी भारत सरकार को उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए और ऑनलाइन जो शॉपिंग है उसको पूरा बंद करना चाहिए। वो कंपनी चाइना, कोरिया किधर से भी रजिस्टर्ड है और ऑनलाइन के माध्यम से वो लोग माल खरीदते हैं, लेकिन हमारी सरकार को कोई टैक्स नहीं। अगर वो लोग व्यापारी से माल खरीदते तो उनको सरकार को हमारी टैक्स भी आता है, और जो व्यापारी भाई जो टैक्स भरते हैं, सर्विस टैक्स, उनको भी आराम मिलता है। तो सरकार से मेरी मांग है कि सबसे पहले ऑनलाइन के लिए हम लोग, अगर सरकार नहीं मानेगी तो हम लोग कोर्ट में, न्यायालय में जाके उस ऑनलाइन के खिलाफ में हम लोग काम करेंगे।
वाकई ये बड़ा गंभीर मुद्दा है कि ऑनलाइन का जो धंधा है वो फल फूल रहा है, लेकिन व्यापारियों की जो स्थितियां हैं उसमें काफ़ी कमी आ रही है, क्योंकि ये खुश नहीं है। और जाहिर तौर पर जब व्यापारी खुश नहीं रहता है तो समझा जा सकता है कि उसका धंधा मंदा है। जब धंधा मंदा हो जाता है तो पूरा जो इंसान की ज़िंदगी होती है कितना असर आता है। आपके घर की बात करें, आपके पूरे सर्किल की बात करें, अगर हमारे डेली एक्सपेंसेस नहीं निकलेंगे, हमारा महीने का रेंट होता है, हमें रेंट पे चला रहे दुकान पे या खुद की भी दुकान पे, हमें एक्सपेंसेस होते हैं, हम छोकरे को पगार देते हैं, हमारे पे जो लेबर्स काम करते हैं उनकी पगार देना होता है, उनकी सैलरी देना होता है। वो सैलरी आदमी कहाँ से लाएगा? वो दुकान वाला कहाँ से बेयर करेगा? हर महीने जाके घर से पैसा ला के आदमी नहीं डाल सकता है। सेकेंड चीज़, ऑनलाइन में जब आपने फ़ोन खरीदता है, उन्हें ना वैट भरना होता है ना सेल्स भरना होता है। वो सेल्स टैक्स भी नहीं बढ़ता है, वैट टैक्स भी नहीं बढ़ता है। और ऐसी किसी भी कस्टमर ने ये चीज़ को नहीं नोटिस किया कि कोई भी दो ऑनलाइन वेबसाइट जो है एक वैट नंबर यूज़ कर रही है। बहुत सारे ऐसा 90% ये होता है कि वैट इंक्लूसिव नहीं होता है। वैट वगैरह सेल्स वगैरह उनको नहीं भरना होता है। हालांकि ये चीज़ सरकार हमारे पास आती है, पूछती है भाई वैट भरा है क्या, सेल्स भरा है क्या, वो सारी चीज़ें हमें दिक्कत आती है। हम वैट भर रहे हैं, सेल्स भर रहे हैं, फिर भी हमारे पास वॉकिंग्स नहीं है, कस्टमर्स नहीं है। ऑनलाइन पे बैठे बैठे सीख लिया, बस आके हमारे पास प्रोडक्ट फिल कर लिया, ख़त्म, हमारा बस वहीं सेल्स रह जाता है। मनोबल पे, आपके मूड पे कितना असर पड़ता है? और इस तरह की स्थितियाँ आप देखते हैं, महसूस करते हैं तो बहुत असर पड़ता है। ये चीज़ पे हमारे धंधे पे असर पड़ता है। धंधा ही नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा? फिर ना एक्सपेंस निकला, ना लड़कों की पगार, ना चाय वगैरह का जो है वो नहीं निकलता है। मोदी जी आए थे तो कहते कि व्यापारियों की जो भी तकलीफें हैं दूर होंगी। क्या आपको लगा कि कुछ बदलाव आया है, अच्छे दिन आए हैं या फिर आ सकते हैं? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, ना आसार दिख रहे। अब देखते हैं आगे चल के क्या होता है। आपको लग रहा है कि कुछ बदलाव होना चाहिए और हो रहा है? मोदी जी ने जो कहा था अच्छे दिन आए गए, वाकई में मैं अप्रिशिएट करता हूँ उनको कि अच्छे दिन तो आ ही गए, 100% आ गए, लेकिन सिर्फ उनके आए। हमारे कब आएंगे ना ये तो अल्लाह को ही पता है। और बस उम्मीद पे दुनिया कायम है। आज भी हम जी रहे कि आज नहीं तो कल अच्छे दिन आएंगे। वही सोच सोच के बिजनेस धकेल रहे, चला रहे किसी भी तरह से। आप क्या सोचते हैं भाई साहब, जब व्यापारियों की समस्याएं सुनते हैं? समस्याओं के बाजार में तो हर कोई खड़ा है, इनकी जो समस्याएं ये है कि आज ऑनलाइन शॉपिंग के जरिए इनके ऊपर असर पड़ा है। आप किस तरह से देखते हैं समस्या को? नहीं, जब से ऑनलाइन चालू हुआ तो धंधा तो एकदम टूट गया। हम लोग मान लो तो कल, क्योंकि पहले जो हम लोग कमाते थे 30 से 40 हज़ार रुपये कमाते थे, आज हम लोग को 20 हज़ार निकालना मुश्किल पड़ रहा है। और दुकान का भाड़ा और जो यहाँ के मतलब जो हम लोग रखे स्टॉक में रखे हैं सारे लोग को देना बहुत मुश्किल हो रहा है आज के डेट में। लोगों को लगता है आप तो बहुत कमाते हैं, हफ्ता मांगने में ले आते होंगे कभी कभी? हाँ, आते भी हैं, उनको भी देना पड़ता है। और हर चीज़ का भाड़ा बढ़ रहा है, महंगाई तो बढ़ रही है ना। हमारा कुछ हो नहीं रहा, हम लोग तो खाली बस जेब में डाल रहे हैं, जो पहले जमा किए हैं अब उसको निकाल रहे हैं, बस यही हो रहा है। तो कुल मिलाकर स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। सपनों का शहर है ये, लेकिन यहाँ के सपने लगातार व्यापारियों के टूट रहे हैं। अगर हम इनके फ्रस्ट्रेशन की बात करें, जाहिर तौर पर मानसिकता बहुत बदल गई होगी। देखिए, व्यापारी बहुत बुरी तरह लाचार हो चुका है। अब वो उसने अपना गांव से ज़मीन बेचा, भाड़े कैसे कहाँ से पैसा लाके उसने धंधा तो किया। उसको व्यापारी को लगता था कि हम धंधा इस देश में आराम से कर सकते हैं क्योंकि ये स्वतंत्र देश है, लेकिन आज की तारीख में ऐसा नहीं है। व्यापारी को धंधा करना बोले तो बहुत मुसीबत, सबसे ज़्यादा मुसीबत का सामना उनको करना पड़ रहा है। तो अखिल उद्योग व्यापार मंडल की यही एक सोच है कि एक अच्छी पहल है 2016 की कि 3-4 समस्याएं जो व्यापारियों के सामने सबसे ज़्यादा है उसके लिए हम काम करेंगे। और सबसे अच्छी व्यापार मंडल जो एक मांग की है वो ये है कि जिस तरह से बड़े बड़े आयोग बने हुए, म्हाडा के आयोग हैं, काफ़ी हर डिपार्टमेंट के अंदर एक आयोग बना हुआ है जिससे उनकी शिकायतें सुनी जाती। जो हमारे देश का व्यापारी टैक्स, इनकम टैक्स, सर्विस टैक्स भरता है उसके लिए कोई भी आयोग नहीं बना है। तो हम लोग चाहेंगे कि मुख्यमंत्री से मिलकर एक व्यापारी आयोग का गठन होना चाहिए जिससे व्यापारियों की समस्याओं को जल्द से जल्द समाधान होना चाहिए। आपने देखा होगा भी कुछ दिन पहले महिलाओं के लिए मुंबई पुलिस ने बहुत सारी चीज़ें निकाली। मैं महिलाओं का सम्मान करता हूं, लेकिन इस देश के अंदर पुलिस डिपार्टमेंट से लेकर सरकारी जितनी भी मशीनरी है वो व्यापारी के टैक्स पर चलती है, लेकिन व्यापारियों को इस देश पे कोई भी पैसा नहीं बनना चाहिए। मैं चाहता हूं कि जिस हिसाब से महिलाओं की सुरक्षा के लिए निकाला पुलिस ने जो बैन, उसी हिसाब से पुलिस की व्यापारियों की सुरक्षा के लिए भी कुछ बैन निकालना चाहिए, कुछ उनको सरकार को काम करना चाहिए। लेकिन हमारी सरकारें जो हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट की रहने दो, वो व्यापारियों के लिए कुछ सोचती नहीं है। लेकिन अखिल उद्योग व्यापार मंडल से लोग जुड़े हैं। मैं आश्वासन आपके चैनल से देना चाहता हूं कि जितना रात दिन हम लोग 24 घंटे काम कर रहे हैं और व्यापारियों की समस्याओं को निपटाने के लिए, व्यापारी की एक समस्या नहीं है, ऑनलाइन की समस्या है, हफ्ता वसूली की है, पुलिस परेशान करती है, बीएमसी परेशान करती है, गुंडे परेशान करते, हर एक समस्या है। तो उससे उनको बचाना, अगर हम इनको बचाएंगे तो हम देश को बचाएंगे। तो हमारी ऐसी एक मांग है और एक सोच है कि हम इनको समर्थन करके और इनकी मदद करेंगे। पहले यूपीए की सरकार थी, अभी एनडीए की सरकार है। जिस तरह से सरकारें बदलती हैं तो उम्मीद भी बदलती है।
आपको लगता है कि आपकी उम्मीद में जो बदलाव आना चाहिए था उसमें कुछ हुआ है? हमने उम्मीद तो बहुत रखी थी सरकार से कि जो नई सरकार आएगी कुछ अच्छा होगा, लेकिन कुछ ऑप्शन ही नहीं रखा। अभी हम सोचते रहेंगे कि नई सरकार आ गई कुछ नया कदम उठाएंगी। अभी 1 साल निकल गया, कितने साल हो गए, अभी कुछ तो हम लोग को फायदा कुछ नहीं है। अच्छे दिन है उनके ही, हमारे कुछ भी नहीं अच्छे दिन है अभी तक तो। आपको कभी लगता है कि जो टैक्स चुकाने के नाम पर बहुत सारे व्यापारी डर गए थे, बहुत सारे लोग मुंबई से पलायन करके बाहर चले गए, आपके बीच के जो लोग हैं, क्या इस तरह की भी बात होती है कि मुंबई छोड़ देना चाहिए? हुई थी पहले बात, जैसे एलबीटी के पहले आया था, एलबीटी के बारे में निकाला था इन्फॉर्मेशन, तो वो बोले कि एलबीटी जब लागू हो जाएगी तो हम लोग को कुछ भी नहीं बचेगा, जो था पूरा टैक्स में चला जाएगा। तो जो धंधा था वो भी स्लो पड़ा था। और अभी भी जी अगर कुछ भी टैक्स चालू होता है, कुछ भी होता है, तो जो भी थे राजस्थान से आए व्यापारी, जितने गुजरात से आए हुए, जो अलग अलग स्टेट में अपने वापस निकलने का सोच के रखा था, जैसे मुंबई को बोला छोड़ दो, अभी यहाँ धंधा नहीं बचा, सब आदमी गुजरात की तरफ सब ऐसे भाग रहे हैं। वैसे अभी ऐसा ख्याल आप लोगों के मन में भी आता है कि कहीं और चलते हैं? जी, मैं खुद भोपाल में शिफ्ट हो रहा हूँ, मुंबई छोड़ रहा हूँ मैं भी, क्योंकि यहाँ धंधा हो नहीं रहा। मैंने एक दुकान बंद कर चुका, दूसरी बंद कर दिया, और मैं भी सोचा कि मुंबई छोड़ के भोपाल में शिफ्ट हो जाऊँ। कितना बदलाव आएगा आपके जीवन में? बदलाव कुछ समझ में नहीं आया मेरे को अभी तक, कुछ भी नहीं। जो जा रहा है सब। जैसे आप मुंबई छोड़ के जाएंगे तो आपको लगता है कि आप सुखी हो जाएंगे? जी, मैं सुखी हो जाऊँगा, क्योंकि जो भी मेरे फ्रेंड लोग गए सब लोग सुखी हैं वहाँ पे। आपको लगता है कि अभी जो जिस तरह की लोग सोच सामने ला रहे हैं कि बदलाव आना चाहिए, उसके लिए हमें चले जाना चाहिए, कभी आप लोगों के अंदर भी ये ख्याल आता है कि मुंबई से कहीं और चले जाएं? हाँ, डे बाई डे ये ख्याल आ ही रहा है ना, बिजनेस डाउन हो रहा है, डे बाई डे बिजनेस कम ही हो रहा है, बढ़ नहीं रहा। तो यही सोचते हैं कि अब कहीं दूसरा जाते, कहीं दूसरा बिजनेस करते या बॉम्बे ही छोड़ देते, ऐसा ही फीलिंग आ रही है बस। आप क्या कहेंगे? हमारी महीने की जो आमदनी है, अगर वो हमारे एक्सपेंसेस में चले गए तो हम घर पे क्या लेके जाएंगे? हमारी महीने की आमदनी अगर कुछ तो बचना चाहिए, तो हम क्या करेंगे? एक काम करेंगे, फ्लाई हो जाएंगे, दुबई चले जाएंगे, 20-25 हज़ार की नौकरी वहाँ कर लेंगे, बिजनेस बंद कर देंगे, पैकअप कर लेंगे, जो बचा कुचा माल है। क्योंकि हम क्या करें, डेली एक्सपेंसेस तो नहीं करे, नहीं ऑनलाइन वाले वैसी फिल्म बना दिया। ऑनलाइन वाले क्या कर रहे हैं कि हर अपने एक्सपेंसेस बढ़ा रहे, अपने हमारे प्रॉफिट मार्जिन कम करते जा रहे हैं। हमारा प्रॉफिट होगा नहीं तो हम क्या करेंगे? हमारा जो भी बिजनेस लॉस में आ रहा है, काम करो, पूरा पैकअप करो, घर पे चले जाओ, घर पे आके सो जाओ। मुख्यमंत्री जी देवेंद्र फडणवीस जी, आपने व्यापारियों का दर्द सुना, पलायन की बात होने लगी है। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इनके अंदर ये भावना अब तक नहीं आ पाई है कि सरकार ने जो दावा किया था अच्छे दिन के, उसको लेकर ये कहीं ना कहीं से अपने आप को उससे जुड़ा हुआ पा रहे हैं। आपको लगता है कि वाकई पलायन की जो बात हो रही है वो खतरनाक है मुंबई के लिए, यहाँ के समाज के लिए? ये बिल्कुल खतरनाक ही है, क्योंकि मुंबई बेस्ड लोग हैं, मुंबई को चार चांद लगाने वाले यही लोग हैं, यही बिजनेसमैन हैं। हर बिजनेस के बिजनेसमैन लोग ही मुंबई को चार चांद लगा रहे हैं, और आज ये लोग सोचने पे मजबूर हो गए पलायन करने का, तो कहीं ना कहीं ये मुंबई के लिए घातक ही है। अगर ये स्ट्रांग लोग मुंबई से जो यहाँ से चले जाएंगे तो मुंबई को संभालने वाले कौन बचेंगे? तो ये तो मैं सोचता हूँ कि सरकार को बिजनेसमैन पे ध्यान देना चाहिए। हमारे नेताओं की बात करें जो आपसे वोट मांगने आते हैं, कभी उन लोगों ने आपकी तकलीफ समझने की कोशिश की? वादा तो करते होंगे शायद। नेता लोग का तो ऐसा है कि ये हम तो बिजनेस कर रहे हैं, हमारा बिजनेस दिख रहा है, हमारे गुमास्ता लाइसेंस पे बिजनेस के नाम होते हैं, लेकिन ये नेता बिजनेस करते हैं बिना नाम के। इन लोग 5 साल पहले हमारे पास आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, हमारे गटर में उतर के गटर साफ करते हैं, हमसे बड़े बड़े वादे करते हैं, और जैसे उन लोग जीत जाते हैं तो ये सारी चीज़ें हमसे करवाते हैं। हमको उनकी ऑफिस पे जाना पड़ता है, उनके लिए 2-2 घंटा वेट करना पड़ता है। हमारी समस्या सुन लिए तो ठीक है, नहीं सुने तो हमको आना पड़ता है, और हमारे पास उसके बाद कोई इलाज ही नहीं होता है। हमको उनके ऑफिस पे धक्के खाने के सिवा कुछ बचता ही नहीं है। तो ये जो नेता लोग की परंपरा चल रही है, परंपरा में भी सुधार लाने के लिए सरकार कोई चीज़ लानी। बीएमसी और मुख्यमंत्री जी को क्या कहना चाहेंगे आप इस माध्यम से? बीएमसी से यही कहना चाहेंगे कि ये जो हमारे ऊपर जो गुमास्ता के लेट फीस लगाते हैं, और हम पे हर चीज़, हर जैसे बीच में एलबीटी लाया था, तो ये सारी चीज़ें जो रिटेलर पे थोपी जा रही है, ये सारी चीज़ें बंद की जाए, क्योंकि आज रिटेलर की हालत बद से बदतर हो गई है, जो हर कोई जानता है। तो रिटेलर को सुविधा के लिए कुछ नई चीज़ें रिटेलर को प्रोवाइड किया जाए। सरकार से ये गुजारिश करूंगा कि जो छोटे धंधे वाले लोग हैं, रिटेलर लोग हैं, उनके लिए कोई ऐसी स्कीम लाया जाए जिससे रिटेलर भी सुखाल में बॉम्बे में रहने का सोच सके। अगर सरकार और बीएमसी चाह ले तो व्यापारी सुरक्षित हो सकते हैं। हाँ, 100% सरकार और बीएमसी मिलकर अगर रिटेलर का सोच ले कि रिटेलर के लिए कोई सुविधा नहीं लानी चाहिए, तो 100% रिटेलर ये मुंबई में वापस से बस जाएंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही इन्होंने। रिटेलर को अगर सुविधा दी जाए तो वो भागने की बात नहीं सोचेंगे। आप कितना दबाव बना पाएंगे इस संस्था की माध्यम से? देखिए, मैं अपने व्यापारियों को बोलना चाहता हूँ कि तुमको कोई राजनीतिक दल या किसी पार्टी में जाने की ज़रूरत नहीं है।
आपका अध्यक्ष खुद सक्षम है और यहाँ से लेकर दिल्ली तक कोई भी काम रहेगा हम करने के लिए तैयार हैं। आप हमारे ऑफिस पे आइए, राइटिंग में एक कंप्लेंट दीजिए, 10 दिन के अंदर उस समस्या को हम लोग समाधान करेंगे। हम सरकार को खुश है, बीएमसी को खुश है नहीं, हम खुद जिस दिन एक हो जाएंगे तो सरकार और बीएमसी हमारे नीचे खड़ी रहेगी। और सरकार बीएमसी को हम लोग बनाते हैं, जहाँ की जनता और व्यापारी बनाती है, ना कि बीएमसी और सरकार किसी की बनती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जो व्यापारी वर्ग हैं वो एक छत के नीचे एक हो जाएंगे ना, तो सरकार और बीएमसी को हम लोग झुका सकते हैं और कुछ भी काम अपनी ताकत से करा सकते हैं। यानी आपके सफर में ये तय है कि आने वाले दिनों में मुंबई के सारे व्यापारी एक मंच के नीचे आएंगे? मुंबई के सारे व्यापारी एक मंच के नीचे आएंगे और हमारा संगठन कम से कम 20 से 25 नगर सेवकों को इस बार चुनवा के लाए, वो किसी भी दल से है। लेकिन मैं अपने व्यापारियों को बोलता हूँ, थोड़ा राजनीतिक आप एक्टिव हो जाओ। 2017 में चुनाव है, मैं चाहता हूँ कि अपने व्यापारियों में से 15-20 व्यापारी चुन के आए, जिससे कि महानगर पालिका के अंदर व्यापारियों की आवाज़ उठाने वाला, आज संसद में भी कोई व्यापारियों की आवाज़ उठाने वाला नहीं है, अपने मुंबई महाराष्ट्र विधानसभा के अंदर भी कोई भी नहीं है और मुंबई बीएमसी के अंदर भी नहीं है। तो मैं चाहता हूँ 2017 में कुछ व्यापारी लोग चुनाव इलेक्शन लड़े। और अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हम लोग जैसी भी लड़ाई हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं इनके। आप बताइए अगला कदम क्या होगा आपका? जैसे भी अभी जो भी ऑप्शन उठेंगे सामने, हम लोग को जो भी तकलीफ होगी, जो भी प्रॉब्लम होगा, हम सामने होकर मिलके सब फेस करेंगे। सब भाइयों से, सभी व्यापारियों से सब एकजुट होकर सब लड़ो। तो समस्याएं इतनी गंभीर हो गई हैं कि अब सारे व्यापारी ये ठान चुके हैं, मन बना चुके हैं कि वो एक हो जाएंगे और सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे कि वाकई हमारे अच्छे दिन आना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि जो वादे किए जाते हैं उसमें इरादा भी होना चाहिए। क्योंकि अगर सरकार चाहेगी तो जाहिर तौर पर इनकी समस्याओं को लेकर वो अलग रास्ता अख्तियार कर सकती है। लेकिन फिलहाल यही कहा जा सकता है कि मुंबई की चमक दमक में जो अहम भूमिका निभाने वाले व्यापारी हैं, उनकी ज़िंदगी में दर्द का अंधेरा पसरा हुआ है। अगर आपके आसपास भी कोई समस्या है तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, हम आपकी आवाज़ बनेंगे। आज के इस सफ़र में हमारे कैमरामैन सदानंद शेट्टी के साथ मुझे यानी अवनींद्र आशुतोष को दीजिए इजाज़त। कल फिर मुलाकात होगी किसी अलग इलाके में, किसी अलग समस्या के साथ। तब तक नमस्कार।